शराब घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि दिल्ली के सीएम की कुर्सी अब उनके नसीब में नहीं, इसलिए उनकी कोशिश राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने की है। वजह यह कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भी सीएम बनने पर सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें लागू रहेंगी और पद पर बैठकर वे न तो ऑफिस जा सकेंगे न ही कोई काम करवा पाएंगे और शराब घोटाला मामले से पीछा छुड़ाना भी आसान नहीं होगा। इसी वजह से जिस तरह वे हरियाणा के चुनाव में उतरे, कश्मीर जाकर उमर अब्दुल्ला को समर्थन दिलाए, जिस तरह से अपने खास लोगों को वे पंजाब में तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके संकेत साफ हैं कि उनका इरादा राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने का है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का दांव चला था। शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने की बात कहते हुए दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में हर सीट पर उम्मीदवार उतारे। सुनीता केजरीवाल समेत स्टार प्रचारकों की फौज भी उतरी, लेकिन पार्टी के हाथ खाली ही रहे। खाता खोलना तो दूर, 89 में से 88 उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच सकी, जिससे केजरीवाल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि हरियाणा अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है और आम आदमी पार्टी हरियाणा का बेटा की थीम पर अपना पूरा प्रचार अभियान केंद्रित रखे हुए थी। खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी रैली में किंग मेकर बनने के दावे करते हुए ये कहते नहीं थक रहे थे कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल और उनकी पार्टी की फुल स्ट्रेंथ फाइट के बावजूद पार्टी एक भी सीट न जीत सकी। केजरीवाल के चेहरे का जादू हरियाणा में नहीं चला और न पार्टी का हरियाणा का बेटा वाला दांव ही काम आया। इससे आम आदमी पार्टी की पार्टी विद डिफरेंस वाली इमेज को धक्का लगा, क्योंकि केजरीवाल की ईमानदारी के दांव को भी लोगों ने नकार दिया। फिलहाल केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पहले दिल्ली फिर पंजाब का किला बचाना है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से दिल्ली चुनाव निर्णायक होंगे। हरियाणा चुनावी नतीजों को देखें तो संदेश साफ है। कांग्रेस का रिवाइवल केजरीवाल की नेशनल ड्रीम के लिए झटका है। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का उभार हुआ तब शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। यूपी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप और अन्ना हजारे के आंदोलन से भी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था। पंजाब चुनाव की बात करें तो उस समय भी कांग्रेस सत्ताधारी दल के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और विपक्ष में कोई मजबूत विकल्प नहीं था। दोनों राज्यों में वैक्यूम का लाभ आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन हरियाणा में दो मजबूत विकल्पों की फाइट में केजरीवाल खाली हाथ ही रह गए। हरियाणा के नतीजे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव तक नेशनल ड्रीम की बजाय लोकल प्लान पर काम करने का संदेश भी बताए जा रहे हैं। कुछ ही महीनों बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखे जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल रहती है तो केजरीवाल का कद और मजबूत होकर सामने आएगा। हरियाणा में चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हालत यह है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कोई सहयोगी दल कांग्रेस को लेकर चलने को तैयार नहीं। इन दोनों राज्यों में चुनाव अगले महीने होने हैं, लेकिन सीटों को लेकर अब तक कांग्रेस मझधार में फंसी है। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन से जिस तरह के विवाद में कांग्रेस उलझी है, माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो दोनों राज्यों में कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा हो जाएगा। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस में आंतरिक कलह है, और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के चक्कर में जेएमएम और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ ऐसा ही खेल कर चुके हैं और अंत में कांग्रेस के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ घोषणाएं और चुनावी वादे कांग्रेस को मुश्किल में फंसा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के वादे जीत गए, कांग्रेस की गारंटी मात खा गई। झारखंड विधानसभा में 81 सीटों पर चुनाव होना है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने साफ कर दिया कि वो 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल को 32 सीटों में ही एडजस्ट करना होगा, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। साथ ही वो रोटेशनल सीएम भी चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और जेवीएम के एक विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे में उन्हें 2 ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ऐसे में साफ है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर अलग थलग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों पर भरोसा जताया और आश्वासन दिया कि गठबंधन राज्य में फिर से सत्ता हासिल करेगा। उन्होंने कहा, मैंने सभी कार्यकर्ताओं और कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लिया। हमने अपनी चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और हमें विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी
भी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है। पार्टी यहां पर 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस को बड़ा भाई बनाने को तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन की तीसरी पार्टी शरद पवार की एनसीपी भी 80 के करीब सीटों पर लड़ना चाहती है। संभावित फॉर्मूला कांग्रेस 100-110 सीट, शिवसेना 100-110 सीट और एनसीपी शरद पवार 85-80 सीट का है। इसमें वाम दल और अन्य छोटे दलों को भी एडजस्ट किया जाएगा। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की मांग भी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की राह भी आसान नहीं दिख रही। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। कांग्रेसी नेताओं में सबसे बड़े जमीनखोर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में कर्नाटक सरकार को हड़पी गई 5 एकड़ जमीन लौटाकर खड़गे ने अपने घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वक्फ संशोधन विधेयक पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में खड़गे ने उनके परिवार की जमीनखोरी का मामला जमकर उछाला। माहौल इतना गर्मा गया कि विपक्षी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार तक कर दिया। वजह यह कि खड़गे पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा। मतलब कि जो वक्फ बोर्ड सुरसा की तरह देश की जमीन निगल रहा है, खड़गे परिवार ने उसी की जमीन हड़प ली। जेपीसी की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपद्दी ने खड़गे पर यह आरोप लगाया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन को कब्जा लिया। अनवर मणिपद्दी ने जेपीसी के सामने काफ़ी जानकारी रखी। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक में हुई वक्फ की ज़मीनों की लूट की बातें जेपीसी को बताई और इसके बाद विपक्ष के सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि खड़गे चूंकि इस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ यहां कोई बात न की जाए। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया, अभिजीत गांगुली और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हो गई। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने को लेकर लोगों में तीखी बहस हुई और इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी का बहिष्कार कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, गौरव गोगोई, समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह समेत अन्य विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठक छोड़कर बाहर चले आए। विपक्ष के सिद्धांतों ने आरोप लगाया, वक्फ बिल के मामले में जेपीसी मुस्लिमों के अलावा बाकी लोगों को बुला रही है, जो ठीक नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि मुस्लिमों के मामले में दूसरों को बुलाना ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के मुखिया जगदम्बिका पाल भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर रहे। विपक्ष के सांसदों ने जहां खड़गे पर आरोपों को लेकर जेपीसी की बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस या खड़गे ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। खड़गे ने जमीन कब्जे के आरोपों को अभी तक नहीं नकारा है। इससे पहले मुंबई में हुई बैठक में एक मुस्लिम संगठन के मुखिया इरफान अली ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया तो असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ था। खड़गे ने उनके परिवार पर वक्फ के अलावा और भी ज़मीनों को गलत ढंग से लेने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने ज़मीन को वापस सरकार को लौटाने का फैसला किया और ये ज़मीन बेंगलुरु में काफ़ी महंगे इलाके में है। खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने हाल ही में एक पत्र लिखकर ये ज़मीन लौटा दी। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन अवैध रूप से खड़गे परिवार ने कब्जाई थी और इस मामले का खुलासा होने के बाद वो इसे लौटाने को मजबूर हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि खड़गे परिवार पिछले 50 वर्षों से कर्नाटक को लूट रहा है और इस खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और खुद की करारी हार से ज्यादा चिंता अरविंद केजरीवाल को चंद्रशेखर राव के अशोक गहलोत की हार की है। वजह यह कि दोनों में जमकर मुफ्त की रबड़ी बटी और हेल्थ बीमा से लेकर गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने से लेकर हर काम किया जिससे वो थोक के भाव में मिले, लेकिन एक हाथ से रेवड़ी और दूसरे हाथ से लुटिया डुबो दी। राजस्थान में कांग्रेस की हार और तेलंगाना में बीआरएस की हार का सबक यही है कि मुफ्त की रेवड़ी के बाद भी जनता को भ्रष्ट सरकार पसंद नहीं आई। चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता खुद शराब घोटाला मामले में पकड़ी गई और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला का मास्टरमाइंड है और करीब 6 महीने तिहाड़ में बिताकर सशर्त जमानत पर बाहर निकले हैं। यही वजह है कि केजरीवाल को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि सिर्फ
मुफ्त की रेवड़ी से दिल्ली में उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला। पार्टी विद डिफरेंट और ईमानदार सियासत की बीते दिनों कई बातें कही गई और अब तो आम आदमी पार्टी कभी बंगले कभी गाड़ी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है और सड़क छाप गुंडों को पकड़े जाने पर आंदोलन। और ये बात और कि 10 सालों में पहली बार केजरीवाल ने विभव कुमार को आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता करार दिया, वो भी विधानसभा में। केजरीवाल ने नैतिक पतन की ये पराकाष्ठा थी कि केजरीवाल कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतना जीने मरने जैसा है, जीतो तो ठीक, अगर हारे तो आम आदमी पार्टी सिमट कर विलुप्त हो जाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल ने 2 मोर्चों पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। पहला मोर्चा फंड जुटाने का है, तो इसके लिए विभव कुमार और विजय नायर किसी भी वक्त पंजाब के बड़े पदों पर बैठ जाएंगे और केजरीवाल के लिए फंड जुटाएंगे। अब दूसरा मोर्चा दिल्ली की जनता को संभालने का है, जो आम आदमी पार्टी से बेहद नाराज है। इसके लिए केजरीवाल की नीति में बदलाव होगा या नहीं, दिल्ली की सभी सीटों के लिए प्लान भी तैयार किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार जाने से भी आपको चिंता सता रही है। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रणनीति में बदलाव करेगी। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी हर विधानसभा की सीट की अलग अलग समीक्षा करवाएगी और इस दौरान ये पता किया जाएगा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता ने क्या चर्चा की। अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं के जेल में जाने से पार्टी की छवि पर पड़े असर का भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद पार्टी की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को संदेश दिया कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति का आकलन किया जाए। ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आकलन कर्मठ, मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं से करवाए जाएं, जिससे दिल्ली में धीमी हुई विकास की गति को लेकर पार्टी नेताओं की छवि को लेकर भी सही स्थिति सामने आ सके। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कोई भी काम बगैर स्थिति का आकलन किए नहीं करते हैं। उनकी माने तो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उसी सूरत में दिया जब वो आश्वस्त हो गए कि दिल्ली में उनकी पार्टी को सत्ता में आने से कोई खतरा नहीं है। हालांकि उनकी माने तो जनता को मुफ्त सुविधाएं देने वाली 2 सरकारें राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस को जनता द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के मामले को लेकर केजरीवाल को डर जरूर सता रहा है, मगर वहां के हालात और मुद्दे अलग हैं, जबकि दिल्ली की स्थिति एकदम अलग। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से शीश महल तो खाली कर दिया, लेकिन शीश महल है जो केजरीवाल का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। शीश महल में काफ़ी फजीहत करवाने के बाद आखिरकार रहने आ गई हैं, लेकिन उससे जुड़े विवाद केजरीवाल को चैन से सांस नहीं लेने दे रहे हैं। ताज़ा मामला यह है कि बीजेपी ने इस बंगले के अवैध निर्माण को लेकर सतर्कता आयुक्त को पत्र लिखा है और मामले की जांच सीवीसी से कराने का आग्रह किया है। साथ ही बीजेपी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को लेकर आरोपों की एक नई किस्त जारी कर दी, जिसे वो शीश महल कहकर केजरीवाल पर हमला करती रही है। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह ये कि इस बंगले की टक्कर का पूरा दिल्ली का कोई बंगला नहीं। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बंगले को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नियमों को तोड़कर आसपास के कई बंगलों को इसमें मिला दिया गया। उन्होंने ये कहा कि 10,000 गज के बंगले को 35,000 गज का बना दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास शीश महल 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जिसमें अवैध तरीके से निर्माण किया गया, मूल रूप से ये महज 10,000 गज में था, लेकिन केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड में सटे 45 और 47 राजपुर रोड स्थित 8 टाइप के फ्लैट को तोड़कर 2 बंगलों में मिलाकर शीश महल को लगभग 35,000 वर्ग गज का बना दिया, यानी 8 एकड़ का विशाल क्षेत्र में आलीशान महल में तब्दील कर दिया गया। भाजपा के ताज़ा आरोपों पर खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि इसके पहले पार्टी भाजपा के आरोपों को झूठा बताते हुए ये कह रही है कि मुख्यमंत्री का आवास काफ़ी जर्जर हो गया था, जिसकी मरम्मत कराई गई। भाजपा नेता ने सीएम आवास के बाहर खड़े होकर भी अपने आरोपों को दोहराया और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की छवि पर प्रहार किया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के नाम आवंटित हो चुके बंगले के बाहर गुप्ता ने कहा कि उनको लगता था कि जिंदगी भर यहाँ रहने वाले हैं और उसी हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी। जो कुछ भी किया उसमें नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। फ्लोर एरिया रेशियो, ग्राउंड कवरेज,
लेआउट अमेंडमेंट, सरकार के सभी नियमों को एक तरफ रख दिया गया। उन्होंने किस तरह लोगों को ठगा और झूठ बोला, बेईमानी की। ये बेईमानी का सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल जी का सामने आ गया। उनकी बेईमानी की सबसे बड़ी मिसाल है। मतलब कि केजरीवाल अपनी तरफ से जितनी सफाई दें, आम आदमी पार्टी के नेता चाहे जितनी बातें बनाएं, बंगला विवाद से केजरीवाल का पीछा छूटता नहीं दिख रहा। और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का ये शीश महल काफ़ी चर्चा में रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगले को लेकर कई नए और हैरान करने वाले खुलासे होंगे। उनका जवाब केजरीवाल के पास नहीं होगा। वैसे भी अब तक अरविंद केजरीवाल इस बंगला विवाद पर कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। एनडीएमसी की बैठक में जब ये मामला बीजेपी के सदस्यों ने उठाया था, तब केजरीवाल बैठक छोड़कर भाग गए थे। लेकिन चुनावी मैदान से भाग पाना शायद उनके लिए आसान न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से बेहद नाराज चल रहे हैं। वजह यह कि भगवंत मान ने न तो लोकसभा चुनाव में और न ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए फंड का इंतजाम किया। आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी फंड चाहिए और इसके लिए केजरीवाल भगवंत मान के भरोसे नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने पंजाब में अहम पदों पर विभव कुमार और विजय नायर को नियुक्त करने का फैसला किया। विजय नायर वही है जिसने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ की रिश्वत इकट्ठी की थी और करीब 2 साल जेल में रहने के बाद अब वो बाहर है और उसके पास कोई और काम भी नहीं है और इसका अनुभव भी। उसे फंड रेजर के तौर पर पंजाब भेजने का फैसला लिया जा चुका है और केजरीवाल को भगवंत मान कभी पसंद नहीं रहे। उन्होंने लोकप्रिय चेहरा होने की वजह से मान को मजबूरी में सीएम बनाया, पर अब भगवंत मान के साथ कोई बड़ा खेला हो जाए तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो होगा वो दिल्ली के चुनाव के बाद। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो भगवंत मान की छुट्टी तय है। भगवंत मान से केजरीवाल के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके हैं कि केजरीवाल उन्हें आतिशी मरलेना के शपथ ग्रहण समारोह तक में भी नहीं आने दिया। केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्ते अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव के लिए फंड न मिलने के बाद से ज्यादा बिगड़ गए। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है और केजरीवाल ने भगवंत मान पर लगाम कसना भी शुरू कर दिया और इसके लिए दिल्ली के 2 खास लोगों को जिम्मेदारी दी गई और पंजाब भेजने की तैयारी है। विजय नायर जो मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद। दोनों हाल ही में जेल से छूटे हैं और सूत्रों का कहना है कि विभव कुमार को पंजाब सरकार में अहम पद देने की भी तैयारी हो चुकी है। उन्हें भगवंत मान का चीफ एडवाइजर या फिर ओएसडी बनाए जाने के लिए इंटरनल प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी के आरोप में विभव कुमार जेल भी होकर आए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार में रखने पर सवाल उठते और विपक्ष को मौका मिल जाता, इसलिए केजरीवाल ने उन्हें पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। इस नियुक्ति से 2 मकसद पूरे होंगे। पहला, विभव कुमार को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और दूसरा, भगवंत मान पर कंट्रोल। पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की ताकत कम करने में जुटे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्ते अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव में फंड न मिलने की वजह से बिगड़ चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया की ओर से विजय नायर का नाम पंजाब में खास पोजीशन के लिए प्रपोज किया गया था और ये प्रपोजल मंजूर भी कर लिया गया। विजय नायर शराब घोटाला मामले में 23 महीने जेल में रहे थे। विजय नायर जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन हेड थे। फिलहाल उनके पास कोई पद या जिम्मेदारी नहीं। जिस नायर के पंजाब जाने से फंड रेजिंग में केजरीवाल को मदद भी मिलेगी। दिल्ली में फरवरी तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पार्टी के बड़े नेता कई महीनों तक जेल में रहे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने चुनौती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर मजबूत स्ट्रैटेजी बनाए। चुनाव में फंड की जरूरत भी होगी और ऐसे में विभव कुमार और विजय नायर अहम हो जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पास भले ही फंड और दूसरे रिसोर्सेज की कमी हो, लेकिन पंजाब में इनके पास अच्छी खासी ताकत है। दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार की ताकत और ब्रांड को कैसे विजय दिलाई जाए, विभव कुमार और विजय नायर इसी के लिए काम कर रहे हैं।